नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के साइड इफेक्ट्स की। जी हां, साइड इफेक्ट कैसे? मसलन अब लॉकडाउन 4.0 के बाद हमने कोरोना के साथ एक नई तरह की जंग शुरू कर दी है। ये जंग है घर से बाहर निकलकर, फेस टू फेस, क्योंकि अब हमने तय किया है कि अब हम और घर में नहीं बैठेंगे और कोरोना का मुकाबला करते हुए अपने काम भी करेंगे। अब यह है कि बहुत सारे काम शुरू हो रहे हैं देश के अंदर, उसमें अलग अलग सेक्टर्स को खुलने का मौका दिया जा रहा है। साथ में सरकार ने उनको कुछ रियायतें भी दी हैं, कुछ छूट दी हैं, कुछ सहायता दी है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए आने वाला वक्त मुश्किल भरा अब भी रहेगा, भले ही उन्हें खुलने की इजाज़त भी दे दी जाए। मसलन अब तक जिन्हें तकलीफ थी, आपके घर के आसपास के सैलून्स, बार्बर शॉप्स, उन्हें दिक्कत हुई। आपके घर के आसपास के रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उन्हें दिक्कत हुई। टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में तो शायद हम ये सोच लें कि अभी बहुत दिनों तक इनका कुछ होना नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टीज, इनका क्या आने वाले वक्त में होगा? तो ऐसी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अब सोचना शुरू होगा कि क्या एज ए साइड इफेक्ट ऑफ कोरोना इनके साथ स्थितियां खराब होंगी या फिर तकलीफ बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आज इन्हीं सेक्टर्स पर करेंगे चर्चा, और जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। एसोचैम टूरिज्म काउंसिल के चेयरमैन सुभाष गोयल साहब, जेज ग्रुप के चेयरमैन जावेद हबीब साहब, मैसिव रेस्टोरेंट के फाउंडर जोरावर कालरा, सिटी प्राइड मल्टीप्लेक्स के डायरेक्टर पुष्कराज चफलकर, निजावन ग्रुप के डायरेक्टर अर्जुन निजावन और फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जिनसे हम जानेंगे कि ये तमाम सेक्टर्स की दिक्कतें कैसे यहाँ से ठीक हो सकती हैं, इन्हें क्या करना चाहिए और अब तक क्या कुछ हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम जावेद हबीब साहब के साथ, क्योंकि वो सबसे पहली कॉमन चीज़ है आपके आसपास का सैलून या बार्बर शॉप, जिसे आप मिस कर रहे होंगे, और आप तो उन्हें मिस कर रहे हैं लेकिन वो बहुत कुछ ऑलरेडी मिस कर रहे हैं। जावेद हबीब साहब, तो अगर हम अपने देश की बात करें तो छोटी स्मॉल बार्बर शॉप्स हो गई, फिर सैलून हो गए मिड लेवल, फिर हाई लेवल सैलून, ये सब कुछ मिलाकर कितना बड़ा है ये सेक्टर और इस समय कितनी तकलीफ में है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कम से कम 3 से लेकर 4 लाख सालों चलती हैं, वो चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं। और एक शॉप में अगर आप 3 लोगों को लेके चलते हैं तो हम लोग बात करें ऑलमोस्ट लाइक 10 करोड़ पीपल, मतलब इतने लोग हमारे इफेक्ट हुए हैं अभी तक। यानी बहुत बड़ा नंबर है। मतलब हम लोग बात करें ऑलमोस्ट लाइक 7% ऑफ द कंट्री। राइट। किस तरह के मुश्किलात सर, कैसे देख रहे हैं? क्या अभी तक थोड़ा हमें एक्सप्लेन करके बताएं कि आपने इतना बड़ा नंबर बताया, 10 करोड़ लोग, 3 से 4 शॉप्स, 3 से 4 लाख शॉप्स, तो किस तरीके से इंपैक्ट हुआ है अभी तक और आगे क्या ये चीज, ये कोरोना इसको यूं ही इंपैक्ट करता रहेगा? क्योंकि डर तो है अभी भी और हम कोरोना की सिचुएशन से बाहर नहीं आए हैं। देखिए, जैसे दुनिया चेंज हो रही है ना, कोरोना ने हमारी इंडस्ट्री भी चेंज कर दी है। तो मुझे लगता है कि जो बहुत नीचे लेवल के जितने सैलून हैं वो तो शायद खत्म हो जाएंगे। सो आई एम टॉकिंग ऑलमोस्ट लाइक 35-40% जो बहुत छोटी शॉप है वो तो खत्म होने वाली हैं, क्योंकि लोगों का एक ट्रस्ट बनेगा ब्रांड के अंदर। लोग जाना चाहेंगे बड़ी शॉप के अंदर, बिकॉज हर आदमी इतना डरा हुआ है, उनको एक ट्रस्ट चाहिए। एंड आई थिंक वो ट्रस्ट शायद बनेगा एक अच्छी शॉप के अंदर। सो मैं सोचता हूँ कि शायद ऑर्गेनाइज होने वाली है इंडस्ट्री, बट मैं ये भी सोचता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री खत्म भी होने वाली है। तो दोनों चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ। राइट। तो जावेद हबीब साहब का कहना है कि यहाँ पर दोनों तरह की चीज़ें हैं कि हो सकता है जो छोटे सैलून्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, जो आपको आसपास दिखती हैं। तो एक और जावेद साहब, मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, आपके अपने बड़े सैलून भी हैं और साथ में आपकी छोटी छोटी जिसे फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल भी है, जावेद हबीब हेयर शॉप कह लीजिए जी, हेयर एक्सप्रेस। तो मतलब वहां पर वो छोटी शॉप्स ही होती हैं जहां पर 4, 5, 6 लोग काम करते हैं। वहां पर आप क्या सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखते हैं उन शॉप्स का, या उस तरह के उस लेवल की शॉप्स का आगे क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये इंडस्ट्री खुलेगी, कब खुलेगी हमें खुद नहीं पता है। हेयर ड्रेसर की कमी आने वाली, बिकॉज जो 50% हेयर ड्रेसर है हमारी इस कंट्री का, वो बिहार और यूपी से आता है, सब भाग चुके हैं और वो इतने डर चुके हैं, मुझे लगता है कि शायद उनको आने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा सोल है हेयर ड्रेसर, पहली बात तो उसकी कमी होने वाली है। दूसरी चीज क्या है कि वो छोटी छोटी शॉप में लोग डरेंगे जाते हुए कि मैं वहां यहाँ जाऊं या ना जाऊं, या सेफ्टी है या यहाँ पर ट्रस्ट वो है, वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आएगा, और ये चेंज अभी शुरुआत होगी जब खुलेगा, और ये चलेगा कम से कम नेक्स्ट 6 महीने के लिए।
आई मीन अगर आप मेरी इंडस्ट्री की बात बोलेंगे, ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री चेंज होगी, अब ये बन जाएगी सिर्फ हेयर इंडस्ट्री। मतलब लोग करेंगे DIY, मतलब घर पे फेशियल करेंगे, घर पे मैनिक्योर करेंगे, घर पे पेडिक्योर करेंगे, लेकिन जितनी पर्सनल चीजें हैं ना वो सब घर होनी शुरू हो जाएंगी। तो DIY का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। राइट, आप सही कह रहे हैं। और जहां तक बड़े सैलून्स की भी बात है तो ये तो है कि बड़े सैलून तो खर्चे भी बड़े, लेकिन क्या लोग उस हिसाब से आएंगे, क्या लोग उस हिसाब से वो तमाम पैकेजेस लेंगे और कराएंगे, ये भविष्य की चीजें होंगी। तो छोटा हो या बड़ा हो, तकलीफ सबके सामने होने वाली है। और आपने कहा कि पूरी तरह से इसका स्वरूप बदलने वाला है, इस पर और विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन एक और चीज जो चेंज होने वाली है वो हमें बताएंगे अर्जुन साहब। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं अर्जुन साहब। इवेंट तो एक छोटी सी बर्थडे पार्टी हो गई, कोई बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट हो गया, एक शादी हो गई, कोई फंक्शन हो गया, हजारों लाखों इवेंट इस देश में रोज होते थे और उनसे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक साइकिल चलता था पोस्ट कोविड। अब आप इसे कैसे देखते हैं, कितना इंपैक्ट हुआ है यहां पर? जी विपिन जी, पहली बात थैंक यू इस शो में मेरे को बुलाने के लिए। मैं इवेंट इंडस्ट्री से बहुत क्लोज रिलेशन रखता हूँ बिकॉज मैं अपनी केटरिंग कंपनी चलाता हूँ। हालांकि मैं डायरेक्ट इवेंट मैनेजमेंट में नहीं हूँ, बट इवेंट इंडस्ट्री का जैसे आपने सही कहा बहुत चेंजेस होने वाले हैं। अगर आप देखेंगे कि काफ़ी इवेंट्स कैंसिल हो गए, काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो गई है एंड काफ़ी चीज़ें वर्चुअली शिफ्ट हो गई है। अगर आप देखेंगे वेबिनार जिस तरह बढ़ गए हैं, जिस तरह लोग ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो आपके यहाँ बढ़ गया एंड कहीं कहीं लोग उसको मोनेटाइज भी कर रहे हैं। और अगर हाल ही में मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं तो उसको मोनेटाइज करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो वो ज़रूर होगा। इवेंट्स काफ़ी कैंसिल हुए हैं, वो तो आपको पता ही है। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे IPL कैंसिल हुआ, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके पीछे पूरी आर्मी ऑक्यूपाई होती है, राइट। आपका A से लेकर Z तक लेकर जो इतने लोग आपको रोजगार मिलती है, हेल्प होती है, वो होता है, स्पॉन्सरशिप होती है वगैरह, बहुत चीज़ें होती है। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट तो होती है और भी बड़ी चीज़ इन्वॉल्व होती है। अगर आप देखेंगे जर्मनी में बंडेसलीगा जो उनकी फुटबॉल लीग है वो दोबारा शुरू हो गया है। वो क्लोज डोर्स में खेल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही है जैसे नॉर्मल होती थी एंड उनकी अगर आप व्यूअरशिप देखेगी, उनकी व्यूअरशिप भी उस लेवल तक आ गई है। आई वुड से इट्स अबाउट 80% जो पहले उनकी एक व्यूअरशिप होती थी। तो धीरे धीरे जो इम्पैक्ट आया है वो सबको आया है, बट एक नया नॉर्मल है जिसको सबको एडजस्ट होना पड़ेगा धीरे धीरे एंड सब एडजस्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं क्या करना है, चाहे वो वर्चुअल तरीके से करे, चाहे वो कैसे करे, एक इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। जैसे आपने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने में इम्पैक्ट आया है। वो इम्पैक्ट असेस अगर करने जाएं अभी, तो अभी हम असेस नहीं कर पाए। हम ये जरूर बता सकते ये खत्म हुआ है। जब एक बार हमको समझ आ जाएगा कि कब मार्केट खुलने वाली है, कब होने वाला है, हमको समझ आ जाएगा क्या सिचुएशन है। दिक्कत अर्जुन साहब ये है कि मार्केट खुलने पर भी, मार्केट बंद होने पे तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन मार्केट खुलने पर भी दिक्कतें कम नहीं ना, कि आपको कैसा इवेंट मैनेज करने की इजाजत मिले, कितने लोग आ सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते, तो वो पहले जैसा कुछ नहीं रहने वाला है। नहीं, वही नया नॉर्मल आ गया है। तो वही देखना पड़ेगा उस समय की क्या असेसमेंट होगी, क्या रूल्स आएंगे, क्या रेगुलेशंस आएंगे, उनके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है इसका, उस इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से आप देखेंगे जो इवेंट्स भी होंगे जिस लार्ज स्केल में हुआ करते थे, उसकी जरूर ट्रिमिंग होगी। अब वो क्या ट्रिमिंग होगी, ओनली टाइम विल बी द जज ऑफ दैट। राइट, चलिए मैं शरद कोहली साहब के पास जाता हूं। शरद जी, आज हमारे जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनसे हमने बात की और जिनसे हम आगे बात करेंगे, आई थिंक लगभग सभी की जो बैलेंस शीट्स हैं, जो अकाउंट बुक्स है, वो आपके हाथों से जरूर गुजरती होंगी साल में 2-3 बार। तो आप हमें उस अनुभव से भी बताइए, आपके अपने अनुभव से भी बताइए, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह देखते हैं, समझते हैं। तो अभी हमने जैसे जावेद हबीब साहब से बात की, अर्जुन जी से बात की, तो छोटे छोटे शॉप्स जो कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक एक शॉप पर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लोग एम्प्लॉय होते हैं, उनसे उनका घर चलता है, और वो कह रहे हैं कि ऐसे 3-4 लाख शॉप्स थे जो अब शायद खुलें ना खुलें। तो आपको क्या लगता है, अब पोस्ट कोविड हम बहुत बड़ा चेंज देखने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान भी होगा इन टर्म्स ऑफ मनी? विपिन, मैं जावेद भाई की बात से सहमत भी हूं और उनको खुशी होगी है जान के कि मैं नहीं भी सहमत हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि जो सर्विसेज होती हैं, खासकर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जैसे उदाहरण के तौर पे फेशियल की बात करी, तो देखिए फेशियल की ज्यादातर जो मार्केट शेयर है वो महिलाओं के पास है। पुरुष भी कराते हैं, महिला भी कराती हैं। मैं उसको, विपिन आपको हैरानी होगी सुन के, मैं उसको करीब करीब एसेंशियल सर्विसेज में गिनता हूं। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि उन महिलाओं को जो ब्यूटी कॉन्शियस हैं, जिनको अपना
पूरा का पूरा ग्रूमिंग का ख्याल रखना होता है, वो ज्यादा दिन तक रुकने वाली नहीं है। मैं इसको बहुत टेम्परेरी फेस मानता हूं। ठीक है, कुछ दिन के लिए न्यू नॉर्मल, जैसा कि अभी उन्होंने भी कहा, पर न्यू नॉर्मल ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ये सर्विसेज ऐसी हैं, ये बात अलग है आप मुंह पे मास्क बांध के फेशियल नहीं करा सकते हैं, वो बात ठीक है। ये भी सच है कि फेशियल करने के लिए आपके मुंह के पास जो थेरेपिस्ट है उसको आना पड़ता है। बाल काटने के लिए आपके सर के पास, आपके मुंह के लेफ्ट साइड, राइट साइड, उसको आना पड़ता है। पर मैं ये मानता हूं विपिन कि ये सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ज्यादा दिन तक कस्टमर और वेंडर के बीच में दूरी बना के नहीं रह सकती। बहुत जल्द आपको इसमें जितना हम सोच रहे हैं उससे जल्दी आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। दूसरा, मैं इवेंट मैनेजमेंट वाले की बात कर रहा था, जो इवेंट मैनेजमेंट की बात चल रही थी। यह सच है कि इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज घूमती हैं, उसमें केटरर्स हैं, उसमें डेकोरेटर्स हैं, उसमें ऑडियो वाले हैं, वीडियो वाले हैं, ये सब इवेंट मैनेजमेंट में आता है। मैंने अपनी स्वयं आंखों से, और मैं आपको इस बात का टेस्टिमनी हूं, मैंने अभी हाल में एक इवेंट अटेंड किया विपिन, जिसमें सब कुछ था, आप मानेंगे नहीं, म्यूजिक भी था, ऑडियो भी था, वीडियो। एक सिर्फ चीज मिसिंग थी, वो दाल मखनी, शाही पनीर, बटर चिकन, जो लोग शौकीन हैं, वो नहीं था। बाकी सब कुछ वहां परफॉर्मेंस में थी, सब कुछ वहां पर था। मैं समझता हूं कि इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री वर्चुअल इवेंट मैनेजमेंट के लिए तैयार हो जाए, जहां पर आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज करना होता है। आप मानेंगे नहीं विपिन, ये भी एक सच है, मैंने किसी की 13वीं चौथा ऑनलाइन वर्चुअल अटेंड किया, और वहां पूजा भी थी, वहां रस्म पगड़ी भी थी। शादी तो हम ऑनलाइन सुन ही रहे हैं, बहुत दिनों से हो रही हैं। ठीक है, उसमें बदलाव आएगा, पर ये काम रुकने वाले नहीं है। ये काम दुनिया, द वर्ल्ड मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, जैसा बोला जाता है, ये चलेंगे। सिर्फ आपको काम करने के तरीके में फर्क लाना पड़ेगा। तो आपने जिस बैलेंस शीट की बात करी, जिस प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी, रेवेन्यू की बात करी, उस रेवेन्यू में एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, पर वो रेवेन्यू बरकरार रहेगा मुझे लगता है। और मैं इस पे पीरियड भी डाल देता हूं, हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उनकी तसल्ली के लिए, 2 से 4 महीने इस कोरोना के जाने के बाद। पहली बात तो जब तक कोरोना चल रहा है तब तक आपको शायद ज्यादा दिक्कत रहे, पर जब केसेस प्लेटो होने लगेंगे, उसके 2 से 4 महीने के बाद आप देखेंगे कि नॉर्मल जिसको हम कह रहे हैं वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वापस पुराना वाला नॉर्मल वापस आ जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बिना, जैसे आटा, दाल, घी, तेल चाहिए विपिन, वैसे ही ये चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। अगर आज आपको शादी करनी है, मुझे नहीं पता आप शादीशुदा है कि नहीं, अगर शादी करनी है, आप इंतजार करेंगे कि मेरी शादी वैसी होनी चाहिए जैसे पहले होती थी, मैं 4 महीने बाद कर लूंगा, हाँ बहुत जरूरी है तो आप वर्चुअल कर रहे हैं, पर वर्चुअल में भी मैं समझता हूं इवेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, जहां पर आप उसको पूरी तरह से इवेंट को आप क्लाइंट को चार्ज भी कर सकते हैं। आप उसके लिए परफॉर्मेंस अरेंज करेंगे, आप सेलेब्स अरेंज करेंगे, आप ऑडियो वीडियो फोटोग्राफी अरेंज करेंगे। मैंने इवेंट में फोटोग्राफी होती भी देखी, स्क्रीन पे फोटो खींची जा रही थी, 2 लोगों को साथ लाया जा रहा था, उनकी फोटो खींची जा रही थी। तो जब सारी दुनिया एक तरफ चल रही है तो इसमें शर्माना क्या है या इससे हिचकिचाना क्या है। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं इसको लेके विपिन, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें जिस तरीके का पैसा लगता था वो पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा, हो सकता है अलग शेप में या पहले वाली शेप में। बहुत बढ़िया, तो काफी ऑप्टिमिस्टिक और काफी आशावादी आपका जवाब, इन सुन के बहुत अच्छा भी लगा। और सही है, तौर तरीके बदलेंगे लेकिन काम होंगे। अब इन बिटवीन वाली कुछ चीजें रहेंगी, उस पर आगे और चर्चा हम करेंगे, लेकिन मैं चलता हूं सुभाष जी के पास। तो सुभाष जी, बहुत सारी चीजें तो हम मानते हैं कि वर्चुअल तरीकों से हो सकती है या उनको दूसरी तरीके से एक्सपीरियंस कराया जा सकता है, थोड़ा ध्यान रख के, लेकिन टूरिज्म तो वर्चुअल होना थोड़ा मुश्किल है। आपको तो उस जगह पे जाना ही पड़ेगा जिसे आप देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। अगर आप यूरोप का ट्रिप करना चाहते हैं तो यूरोप आपने जाना ही जाना है। अब आपकी इंडस्ट्री के साथ किस तरह की दिक्कत यहां से दिख रही? देखिए 2 महीने तो सब कुछ बंद था तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन खुलने के बाद भी जो असली तकलीफें हैं वो अब शुरू होंगी। तो आपकी इंडस्ट्री का क्या असेसमेंट है? देखिए, जहां तक टूरिज्म इंडस्ट्री की बात है, मेरे ख्याल में 1 साल तक टूरिज्म वापस नहीं आने वाला, क्योंकि अब जैसे 25 मई से हवाई जहाज शुरू हो रहे हैं और मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पहल उठाई। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर शुरू होगी, पर जहां तक इंटरनेशनल टूरिज्म है, जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, और वैक्सीन मुझे लगता नहीं कि सितंबर अक्टूबर से पहले आएगा, फिर
इतने मिलियंस ऑफ लोगों को वैक्सीन लगना है, तो वीज़ाज नहीं इशू होंगे, फ्लाइट्स नहीं चलनी शुरू होंगी। अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर अगले महीने से शुरू होती हैं तो वो सिर्फ विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो थे, जो फंसे हुए थे या जो रिपैट्रिएशन में फंसे हुए थे, वही लोग आएंगे, या मजबूरी में जो फैमिलीज बिछड़ी हुई थी वो लोग ट्रैवल करेंगे। जहाँ तक टूरिज्म है, टूरिज्म जो है वो लास्ट रग ऑफ लैडर में है, क्योंकि टूरिज्म जो है वो एक लग्जरी है, वो जो मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स है उसमें नहीं है। उसमें ठीक है, रोटी कपड़ा मकान और पर्सनल ग्रूमिंग भी मैं मान सकता हूँ कि एक बेसिक नेसेसिटी है, पर जहाँ तक टूरिज्म है, इंटरनेशनल टूरिज्म तो बिल्कुल ही साल भर के लिए आप भूल जाओ। हाँ, डोमेस्टिक टूरिज्म जरूर शुरू होगा। डोमेस्टिक टूरिज्म में जो आसपास जहाँ पर आप बाई कार जा सकते हैं, क्योंकि एरोप्लेन्स में भी अब किस तरीके से ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि प्लेन में बैठने से आपको पूरा आपका चेकिंग होगी, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट चेक होंगे और मशीन के थ्रू आप जाएंगे और एयरप्लेन्स की पूरी स्कैनिंग होगी। रेलवेज भी अपने आप को पूरा सैनिटाइज कर रही हैं और जितने ऑफिसेज भी हैं वहाँ भी सैनिटाइजेशन हो रही है। मास्क कंपल्सरी हो जाएंगे और होने भी चाहिए। तो हमें मुझे लगता है कि जो इस इंडस्ट्री में एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, आज 50 मिलियन से 70 मिलियन पीपल इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और मुझे लगता है कि ऑलरेडी क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से कुछ बेल आउट पैकेज का, हमें कोई बेल आउट पैकेज मिला नहीं है, जैसे कई इंडस्ट्रियों को नहीं मिला। तो हमें जो थोड़ा सा उसके मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए उन्होंने लोन दिया है, उस पर भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट फ्री लोन भी नहीं मिला है। तो रिजल्ट ये है कि हमारी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कम से कम 20 से 30 मिलियन लोग आने वाले 6 महीने में जॉबलेस हो जाएंगे जी। और अगर कुछ गवर्नमेंट ने नहीं करा, क्योंकि हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हैं, हमारी कंपनी 40 साल से टैक्स दे रही है, टैक्स के रिफंड अगर वापस करते हैं हमें तो उसमें कोई हमारे पे एहसान नहीं हो रहा, वो हमारे ही पैसे हमें दे रहे हैं और हमें उसके ऊपर ब्याज मिलना चाहिए। ठीक है गोयल साहब, तो क्या आपकी क्या मांग है सरकार से? उसको तो हमें लेना ही है, वो हम लेंगे, तो वो एक कार्यक्रम का अगला चरण होगा। लेकिन हम पहले समस्या जानना चाह रहे थे और उस समस्या का स्कोप कितना बड़ा है, उससे इम्पैक्ट कितना बड़ा है। तो आपने बताया कि कितने लोगों के रोजगार पर यहाँ तलवार लटकी है। मैं आगे आता हूँ आपके पास, लेकिन मैं यहाँ पर जाता हूँ पुष्कराज साहब के पास। ये एक और चीज जो हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा थी, वो थी फिल्में देखना। मॉल्स के अंदर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हो गए या सिंगल स्क्रीन, डबल स्क्रीन, हर तरह के थिएटर। एक बार फिर से जो है लोग बड़े शौक से फिल्में देखा करते थे और बड़ा अच्छी फिल्में देश में बन भी रही हैं। लेकिन अब 2 महीने फिल्मों का काम भी रुका रहा। और देखिए, थिएटर में जाना प्लेन में बैठने जैसा ही है कि आपको जाना है, एक पर्टिकुलर सीट पर बैठना है, वहां पर कंटामिनेशन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस बीच हमने देखा डिजिटल एंटरटेनमेंट का काफी बढ़ावा हुआ, लोगों ने घर पे काफी कुछ देखना शुरू किया, डेटा कंज्यूम होना ज्यादा हो गया। तो पुष्कराज साहब, आगे आपकी इंडस्ट्री का आप किस तरह का हाल देखते हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में जब तक चीजें सामान्य नहीं हो जाती तब तक शायद थिएटर में लोग लौटें, उस तादाद में लौटें, थोड़ा मुश्किल होगा। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट अभी लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन जो है उन्होंने अपनी तरफ से जो रीओपनिंग सिनेमाज का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है, जिसमें हम लोग और स्टाफ एंड ऑडियंस जो भी प्रिकॉशंस लेंगे रिगार्डिंग सैनिटाइजेशन ऑफ सिनेमाज हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो, तो वो सब चीज़ें उसमें मेंशन है। एंड अभी रिसेंटली जो ट्रेन्स और एयरलाइंस को जो परमिशन दिया है टू स्टार्ट, सो दैट आई थिंक हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव साइन है। सो बिकॉज वी आर ऑल्सो हैविंग सिमिलर सीटिंग लाइक एयरलाइन adjacent टू ईच अदर। तो आई थिंक अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा फॉर गवर्नमेंट टू हियर अस, और आई थिंक हर एक स्टेट अपना अपना डिसीजन लेगा रिगार्डिंग सिनेमाज रीओपनिंग। जी पुष्कराज साहब, यहाँ चिंता इस बात की थोड़ी कम है कि सरकार आपको इजाजत देती है कि नहीं देती है, किन शर्तों के साथ देती है। सब कुछ हो जाने के बाद आपके क्या एक्सपेक्टेशन है? जिस तरह का एक
एक फियर फैक्टर है, और वो है भी जब तक इसके लिए कोई श्योर शॉट या तो दवाई नहीं आती या वैक्सीनेशन नहीं आता या आदमी को उम्मीद ना हो जाए कि भाई अब तकलीफ नहीं है या केसेस कम नहीं होने लग जाते देश के अंदर। आपको लगता है कि लोग प्रेफर करेंगे कि वो बाहर निकले, थिएटर में जाएं और पिक्चर देखें अपने परिवार के साथ? जी, फियर फैक्टर तो डेफिनेटली है, और सिनेमाज को वही फियर फैक्टर को काउंटर करना है। दैट इज द चैलेंज राइट नाउ। तो जब भी परमिशन मिलेगी वी विल ओपन सिनेमाज विद ऑल द प्रिकॉशंस, और भले ही ऑपरेशनल लॉसेस क्यों ना हो, हम ऑडियंस को दिखाएंगे कि इट इज सेफ टू वॉच सिनेमा इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट। और जब तक हम वो नहीं करते तब तक बड़ी पिक्चर आने पे हमें बड़ा क्राउड भी देखने को नहीं मिलेगा। सो जब तक और 3-4 महीने तक, क्योंकि बम्बई भी बंद है, पूरा प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन बंद है, तो बहुत सी पिक्चरें अभी अटकी हुई है रिलीज के लिए। तो एक बार जब सब ओपन अप हो जाएगा तब कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे दिवाली तक बड़ी पिक्चरें आने के लिए। सो ये 3-4 महीने हमें प्रिकॉशंस के साथ सिनेमाज चलाने पड़ेंगे जस्ट टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। ठीक है, बहुत अच्छा। आप अपनी तरह से पूरी तरह तैयार हैं चैलेंज को लेने के लिए। एक बार फिर हम कोहली साहब का रुख करेंगे। तो कोहली साहब, 2 चीजें अभी हमने बात की, एक हो गया टूरिज्म, एक हो गया सिनेमा। पहले अब सिनेमा को ले लेते हैं, फिर उसके बाद टूरिज्म पे जाते हैं, क्योंकि ये काफी इमीडिएट चीज होती है। आप अब महीने में 2-3 बार सामान्य वक्त में कर लेते हैं, जब आप अच्छी मूवी कोई लगी तो उनको लेकर जाएंगे। तो ये बताएं आप हमें कि मल्टीप्लेक्सेस, जैसा मैंने कहा कि एक तो है कि सरकारी अनुमति है, उसके बाद किस शर्तों के साथ कि आप एक रो में कितने व्यक्ति बिठाएंगे, कैसे बुलाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों को अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ पब्लिक सेंटिमेंट है कि क्या व्यक्ति प्रेरित होगा कि वो जाए और सिनेमा में ही वो पिक्चर देखे, सिनेमा हॉल में। देखिए विपिन, यहां पर समस्या है, क्योंकि आपके पास जहां पर आपके पास ऑल्टरनेट है वहां पर समस्या है। ऑल्टरनेट क्या हुआ, हमने देखा कि अब क्योंकि मैं CNBC आवाज पे हूं तो ये बात कहने में मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती। हमने नेटफ्लिक्स का शेयर डाउ जोन्स इंडेक्स पे अमेरिका में बढ़ते हुए देखा। क्यों देखा हमने? क्योंकि लोगों को लगा कि अगर मूवी देखने हम नहीं जा पा रहे हैं, और मुझे अगर मूवी देखने के 2 पर्पस होते हैं। एक, आपने मूवी देखा है, एक आपके लिए फैमिली आउटिंग होती है। आप बाहर जाते हैं, जाके पॉपकॉर्न खरीदते हैं, जाके आप बाहर खाना खाते हैं, एक इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। तो वो जो एक्सपीरियंस वाला पोर्शन है वो ऑप्शनल होता है, पर जो मूवी देखने का शौक है आपका, उसके लिए आपके पास ऑल्टरनेट है। आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मूवी को आराम से देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट अब मुझे लग रहा है ऑनलाइन की तरफ उनको लाना और ज्यादा मुश्किल होगा। पर जो फैमिली आउटिंग वाला, जो एक्सपीरियंस वाला सेगमेंट है, वो मैं बहुत सारी फैमिलीज को विपिन जानता हूं। पिछले 2 महीने में जूम पे और फोन पे तमाम लोगों से हम संपर्क में मैं रहा, और वो लोग अब घर पे बैठे बैठे बेचैन हैं। जितनी सिनेमा इंडस्ट्री खुलने का इंतजार कर रही है, मैं उनको बताना चाहूंगा उससे भी ज्यादा इंतजार वो फैमिलीज कर रही है बाहर निकलने का। घर बैठ बैठ के ऊब गए हैं। आप विपिन मीडिया में हैं तो आप मूव करके रोज ऑफिस आ जाते होंगे, आपके कुछ साथी मैंने देखा है ऑफिस आ जाते हैं। ये सुविधा आपके पास है क्योंकि आप मूव कर सकते हैं, पर फैमिलीज को ये सुविधा नहीं है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो घर बैठ बैठ के ऊब गए हैं। मुझे लग रहा है जैसे ही सिनेमा इंडस्ट्री एक ट्रस्ट फैक्टर लाएगी, एक विश्वास दिलाएगी कि आप हमारे यहां आके सेफ हैं, वैसे ही लोग फौरन बाहर निकलना चाहेंगे और देखने आना चाहेंगे। पर इसमें एक ड्रॉबैक है, क्योंकि कोरोना के बारे में कहा गया है कि ये सेंट्रली एयर कंडीशन एनवायरनमेंट जहां पर होती है वहां पर ये तेजी से फैलता है, और वो सेंट्रली एयर कंडीशन एनवायरनमेंट इसको बढ़ने, इसीलिए ट्रेन जो चलाई गई आपने देखा होगा, नॉन एयर कंडीशन ट्रेन चलाई गई हैं। मुझे नहीं बता रहा कि मंडे से जब फ्लाइट चलेंगी तो वो भला नॉन एयर कंडीशन फ्लाइट तो हो नहीं सकती है, तो कैसे उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाएगा ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो मुझे लग रहा है लोगों को जो दिक्कत होगी कि आप जब सेंट्रली एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा इंफेक्शन का एक्सपोजर ज्यादा होने का चांस होता है। तो सिनेमा इंडस्ट्री को किसी भी तरह, और अगर आप मान लीजिए एक सीट छोड़ के बैठाते हैं तो जब तक हाउसफुल नहीं होती है तब तक तो पूरी कमाई भी नहीं होती है, और हाउसफुल होती है तभी ज्यादा कमाई होती है।
तो अगर आप अपनी मर्जी से ही उसको हाउसफुल होने से रोक रहे हैं तो भला वो कमर्शियल फैक्टर कैसे चलेगा, आप अपने खर्चे कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर आपके पास विकल्प है, ऑल्टरनेट है, वहां पर आपको लाना मुश्किल होगा। जहां पर कोई जैसे मैंने अभी फेशियल का बताया था, ग्रूमिंग सर्विसेज का बताया था, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हालांकि घर पे भी आप बुला सकते हैं, पर घर पे बुलाने में भी वही रिस्क है जो एक सैलून में, पार्लर में जाने में है। तो मुझे लग रहा है कि सिनेमा इंडस्ट्री को इस पे बहुत विचार करना पड़ेगा कि आप अगर इंश्योर कर सकते हैं जो लोग आ रहे हैं कि उनको इन्फेक्शन किसी भी तरीके से मूवी देखते देखते अंदर कोरोना नहीं चला जाएगा, ये अश्योरेंस अगर मिल जाएगी तो लोग, मैं सच बता रहा हूं आपको, घर पे बैठे बैठे बेचैन है, ऊबे बैठे, बाहर निकलने के लिए बिल्कुल ऐसा समझिए कि गेट पे खड़े हैं, किसी तरह बस निकल जाएं और जाके कहीं एंटरटेनमेंट कर ले। बहुत बोर्डम भी बहुत हद तक आ चुका है। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा सा एक यहां पर एडिशन कर देता हूं। आपने वो फ्लाइट्स वाला प्रश्न उठाया, तो चूंकि हम उस पर भी एक शो कर चुके हैं तो मेरी नॉलेज में थोड़ा है कि एयरप्लेन के अंदर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसमें उन्होंने बताया एक्सपर्ट्स ने कि उसमें लगातार फ्रेश एयर रोटेट होती है। मतलब इट्स नॉट द सेम एयर जो लगातार किसी कार की तरह या किसी सिनेमा घर की तरह वो सर्कुलेट होती है। उसमें एयर का, फ्रेश एयर का एक्सचेंज लगातार एक पीरियोडिकल तरीके से होता है। तो वहां किसी तरह की कोई वैसी चिंता नहीं है कि आप कोरोना का जो वायरस है एयर स्प्रेड के थ्रू, एयर के थ्रू लगातार घूमेगा। प्लेन का मैकेनिज्म ऐसा है और सेफ है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। यहां पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जोरावर साहब को ले आता हूं, क्योंकि अभी हमने गोयल साहब की भी बात सुनी, टूरिज्म पे आते हैं। लेकिन जब आप मल्टीप्लेक्स में जाते हैं पिक्चर देखने तो भाई लगे हाथ जो पड़ोस का रेस्टोरेंट है उसमें खाना क्यों नहीं खाएंगे। कई बार तो वो पहली प्रायोरिटी होती है, पिक्चर देखें ना देखें लेकिन वीक में एक आध बार वीकेंड पर कुछ मजेदार चटपटा अच्छा सा हो जाए। जोरावर साहब, आप लोगों के लिए भी एक ये बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि आपके पास एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव ये है कि आप लोगों के घर तक उनका खाना पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो फाइन डाइन होता है, जहां बैठ के खाना है, एक्सपीरियंस लेना है, उसमें थोड़े मुश्किलात आएंगे। आपकी इंडस्ट्री का इस समय क्या हाल है, हमें बताएं। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक मेरे जो सारे फ्रेंड्स जो शो पे हैं वो काफ़ी हद तक जो बोल रहे हैं मैं उन सब चीज़ों से बिल्कुल सहमत हूँ। सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई है। मेरे ख्याल से हम सब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्राइसिस है, पूरी ह्यूमन रेस का शायद सबसे बड़ा क्राइसिस है। और ये क्राइसिस इस लेवल का है कि कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री बची नहीं है। मैं तो संदीप कोहली साहब जी की बात सुनकर बड़ा खुश हो गया। इनफैक्ट उनके मुंह में घी शक्कर, अगर के 2 से 4 महीने आफ्टर कोरोना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन जो हमारे इंटरनल एस्टिमेट्स हैं उसमें कम से कम 1 साल इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व होने में लगेगा। देखिए 3 सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। एक है ट्रैवल, एक है टूरिज्म एंड एक है F&B एंड रिलेटेड सर्विसेज। F&B के साथ आप शायद सिनेमा हॉल्स को भी डाल सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सिनेमा हॉल्स बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुए हैं। देखिए जो हमारा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है एक बहुत ही ज़रूरी इंडस्ट्री है। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को जो काम दिया गया है वो हमारी इंडस्ट्री ने दिया है। ऑलमोस्ट 3% ऑफ इंडिया की GDP हमारी इंडस्ट्री से आती है। 4.5 लाख करोड़ के बराबर एनुअल टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का। कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है। और 7.3 मिलियन यानी कि 73 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। तो काफ़ी ज़रूरी इंडस्ट्री है और इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। देखिए हमारी बिजनेस बड़ी पेरिशेबल नेचर की होती है। जैसे प्लेन्स होते हैं, जैसे सिनेमा हॉल्स होते हैं, एक रात जब बीत जाती है तो अगले दिन उस पिछली रात की सीट हम 1 महीने बाद नहीं बेच सकते। हम कोई बॉल बेरिंग्स तो बनाते नहीं है कि बॉल बेरिंग गोडाउन में पड़े हैं, चलो आपका बिजनेस नहीं है 1 महीना, लेकिन आप 2 महीने 3 महीने बाद उस बॉल बेरिंग को बेच सकते हैं। हमारा जिस रात को बिजनेस खत्म हुआ, जो एम्प्टी सीट थी वो एम्प्टी रह गई, उसका लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक तो गाइडलाइंस को फॉलो करना। लेट्स नॉट ट्राई एंड ओवर जंप, लेट्स नॉट ट्राई एंड बी ओवर एक्साइटेड कि जल्दी खोलना है, जल्दी खोलना है। सब चाहते हैं जल्दी खोलना है। हमारा तो हर दिन का नुकसान है, सैलरीज देनी पड़ रही हैं, कई जगह पे रेंट्स की भी लड़ाई चल रही है कि रेंट्स लैंडलॉर्ड्स कई जगह पे माफ़ नहीं करने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सेफ्टी इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। और ये अगर हम समझ लें कि बॉस जब खुलें ठीक तरीके से खुले और रिस्ट्रिक्शंस के बिना खुलें तो वो बेटर है। मेरे ख्याल से अगर मैंने कई देश देखे हैं, अभी कई देशों में रेस्टोरेंट खुल गए हैं, कई जगहों पे, दुबई में मेरे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे जो हमारे को गाइडलाइन दी गई है कि आप 33% से ऊपर आप एक रेस्टोरेंट को नहीं भर सकते। अब 33% के अंदर रेस्टोरेंट चलाना इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल थिंग। इनफैक्ट बहुत हेवी लॉस मेकिंग होगा, क्योंकि आपको रेंट देना पड़ेगा, आपको सैलरी रखनी पड़ेगी और आपको काफ़ी बाकी सारे कॉस्ट उठाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। तो अगर रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेड होंगी और रैशनल होंगी तब तो खोलने का फ़ायदा है। अदरवाइज इट्स बेटर दैट एक प्रॉपर तरीके से खोला जाए और मोमेंटम बन पाए। क्योंकि
सबसे जरूरी चीज है इस वक्त लोगों के दिमाग में फियर हटाना। फियर साइकोसिस बहुत बड़ा हो चुका है। लोग तभी बाहर जाएंगे अगर वो सेफ फील करते हैं। कोई भी मील, जैसे आप सोच सकते हैं कि सिनेमा हॉल हो गया या मील हो गया, बाय द वे सिनेमा हॉल, सिनेमा मूवीज से भी हमारी जो इंडस्ट्री है 40 टाइम्स लार्जर। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज 40 टाइम्स द बॉलीवुड, व्हिच इज अ वेरी बिग नंबर। इंडिया में सबसे नंबर 1 फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, नंबर 1 इज फूड। हमारे खानदान, हम फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। चाहे हम जूते कपड़े कम खरीदें, लेकिन हम बाहर जाके खाना हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर खाते हैं। आई थिंक ये हमारी फितरत है, हिंदुस्तानी फितरत है। तो एज लॉन्ग एज हम ट्रस्ट बना सके अपने पेट्रन्स के हाथ में, अपने कस्टमर्स के दिमाग में, कि आप जिस तरह से दिसंबर 2019 में खाना खाते थे सेफली बिना स्ट्रेस के, वैसा आपको आज भी मिलेगा। शायद जोरावर साहब का ऑडियो लिंक टूटा यहाँ पर। तो चलिए, उन्होंने अपनी बात मोटे तौर पे रख दी बड़ी। मैं फिर एक बार कॉली साहब का रुख करूंगा। तो सर, सिनेमा हो गया, तो जैसा हमने कहा खाने वाली इंडस्ट्री तो और ज्यादा बड़ी थी और आपके जीवन का ज्यादा बड़ा अंश थी। और इन दिनों तो ये भी हो गया है कि आप फाइन डाइन, फिर दूसरा लेवल है आप ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो, स्विगी, तमाम चीजें आपके घर तक फ्रेश खाना तुरंत मिनटों में पहुंचता है। तो इसको अगर 2 वर्गों में बांट लें, अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें, जो हाई एंड रेस्टोरेंट होते हैं, अगर हम उनको ये विकल्प दें कि आप होम डिलीवरी करें, तो शायद उनका खर्चा उस तरीके से नहीं निकलेगा। और जो क्लाउड किचन हैं या मिड लेवल रेस्टोरेंट हैं, उनकी होम डिलीवरीज चलती है। तो ओवरऑल जो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक की चेन है, चाहे वो फाइन डाइन है, एक्सपीरियंस वाले रेस्टोरेंट हैं, चाहे वो होम डिलीवरी वाले हैं, खाना एक ऐसी चीज है जहां फिर आदमी थोड़ा कॉशियस हो जाएगा। खासतौर पे रेस्टोरेंट में जाने की बात तो थोड़ी सी सोचने वाली है। हाँ, घर पे शायद लोग मंगाना प्रेफर करेंगे कुछ कंडीशंस के साथ जो वो ध्यान रखें। लेकिन ओवरऑल आपको इनका हिसाब किताब कैसा लगता है? देखिए, रेस्टोरेंट्स, मैं इंडिया की बात करूं, अभी जोरावर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि सारे परिवार जो हैं वो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, मैं कहता हूं महीने में एक बार, उनको बाहर जाके खाना पसंद है। इट इज एन एक्सपीरियंस फॉर देम। और उनको एक फैमिली की आउटिंग जो है वो पूरा अपने आप में, जैसा मैंने पहले बताया, इट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी कि जाना ही जाना है। अब समस्या ये आएगी कि आप जा नहीं सकते हैं। मुझे लग रहा है यूरोप में और अमेरिका में, विपिन, आप मानेंगे नहीं, वहां पर कुछ घरों में किचन भी नहीं है। इसका मतलब वो लोग तीनों मील्स अपने बाहर जाके खाते हैं। तीनों नहीं तो 2 मील्स तो जरूर खाते हैं। ब्रेकफास्ट चलते चलते हाथ में बन लेके खा लेते हैं, पर 2 मील्स, वो दोनों के दोनों मील्स, तो उनको तो सोल्यूशन हमसे भी पहले निकालना पड़ा। उन्होंने इसको सोल्यूशन रेस्टोरेंट्स को रीडिजाइन करके निकाला है। हमने देखे रेस्टोरेंट्स में कबानास बन गए हैं, रेस्टोरेंट में क्यूबिकल्स बन गए हैं, और वो सर्व करने वाली जो कड़छी होती है उसकी लेंथ डबल हो गई है कि आपको वो दूर से दे, आपके पास वेटर जब आए तो बहुत नजदीक ना आए, और पूरी तरह से सैनिटाइज फूड आए। मुझे लग रहा है जो रेस्टोरेंट्स पूरी तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग, मैं सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को नहीं मानता हूं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो मुझे लग रहा है इन दिनों में बिल्कुल उल्टा हो गया। तो लोग ज्यादा जुड़े हुए थे सोशल मीडिया से, फोन से, पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का अगर ध्यान रख के रेस्टोरेंट को रीडिजाइन कर लिया जाए, थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। मैं मानता हूं कि अगर एक रेस्टोरेंट में मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपए लगाया हुआ है, 1 करोड़ लगाया, शायद आपको 5-10 लाख रुपए और लगाने पड़े आगे के लिए कि रेस्टोरेंट की शक्ल बहुत नजदीक जहां सीट्स हैं, अगर आप उनको थोड़ा दूर दूर कर दें, या 2 सीट्स के बीच में पार्टीशन लगा दें कि एक फैमिली वहां पर बैठ के खाए और वो दूसरी फैमिली उससे सीधा संपर्क ना हो। ऐसे रेस्टोरेंट मैंने देखे हैं जहां आप अपने प्लेट में हाथ मारें तो वो साथ वाली टेबल के प्लेट में हाथ चला जाता है, इतने नजदीक बैठते हैं। मुझे लग रहा है वो तो नहीं हो पाएगा, पर रेस्टोरेंट को रीडिजाइन करके हम कर सकते हैं। अब आपने बात करी डिलीवरी की। देखिए, डिलीवरी का जब से एक दिल्ली में मुझे याद है केस आया था जहां पर एक डिलीवरी पर्सन के माध्यम से बहुत लोगों में ये रोग फैल गया था। तो मुझे लग रहा है डिलीवरी चेन्स जो हैं उनको ये साथ में एक अश्योरेंस देना पड़ेगा कि जो व्यक्ति डिलीवर कर रहा है और जिस किचन से वो निकल के आ रहा है, जिस काउंटर से वो खाना उठ के आ रहा है, वो काउंटर, वो किचन, वो व्यक्ति पूरी तरह से सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर सर्टिफाइड, तो जब वो डिलीवरी करने आए, पहले आप उससे खाना मत लीजिए, पहले वो रेस्टोरेंट चेन एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे और इस बात की जिम्मेवारी ले कि हमारा व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से कोरोना फ्री है, वो इससे इंफेक्शन नहीं हुआ है और खाना भी पूरी तरह से हाइजीनिकली तैयार है। मुझे लग रहा है अगर इस तरीके से किया जाएगा, मैं मानता हूं विपिन, जिन लोगों को बाहर खाने की आदत है और जिन लोगों के लिए, उनके लिए भी मैं इसको करीब एसेंशियल सर्विसेज में मानता हूं। घर में जो गृहिणियां हैं ना विपिन, वो खाना बना बना के खुद ही पक चुकी हैं। वो कह रही है किसी तरह बस आप बाहर का खाना लाओ, बहुत हो गया, मैं थक गई हूं। तो मुझे लग रहा है कि रेस्टोरेंट्स अगर अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे
तो उनको इस समस्या का समाधान पा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बंद रखेंगे, मुझे लग रहा है बंद रखना लंबा सोल्यूशन नहीं है, और 33% ऑक्यूपेंसी रखना भी, जैसा कि अभी जोरावर ने बताया, ये बिल्कुल भी फाइनेंशियली वायबल नहीं रहेगा। रेस्टोरेंट घाटे पे चलेगा, इससे बेटर तो बंद रहना बेटर है कि खाली फिक्स कॉस्ट डाल रही है, वहां तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंज अगर लाया जाए रेस्टोरेंट के डिजाइन में तो इसका पालन, और यूरोप में हम देख रहे हैं ये होना शुरू हो गया है, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, मैंने खुद देखा है टीवी विजुअल्स में, जहां पर वो क्रिएट कर दिया गया है। नहीं, बढ़िया है चीजें। यहां पर तो एक अल्टरनेटिव है फूड इंडस्ट्री के बाद F&B इंडस्ट्री के पास कि वो अपने आप को थोड़ा रीडिजाइन, रिकैलिब्रेट करे तो चीजें बदल सकती हैं। चलिए मैं ब्रेक लूं, उससे पहले शरद जी फटाफट बात कर लेते हैं हम टूरिज्म की, जो सुभाष जी ने पॉइंट्स रखे, और ये लगभग जितनी भी इंडस्ट्रीज की आज हम बात कर रहे हैं ये कई लोगों को रोजगार देती है। उन्होंने भी टूरिज्म में एक आंकड़ा दिया, कितने लोग उससे रोजगार से जुड़े हुए हैं। आप जल्दी तो नहीं हम मानते हैं, क्योंकि जब तक है लोग ट्रैवल करने से थोड़ा बचेंगे। आप क्या कहते हैं कि यहां पर थोड़ा सेटबैक लेना ही पड़ेगा, थोड़ा सा नुकसान उठाना ही पड़ेगा? जी हां, टूरिज्म और एविएशन और होटल इंडस्ट्री, मुझे लग रहा है विपिन, तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, और तीनों की तीनों इंडस्ट्री में सेटबैक होगा ही होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, टूरिज्म हम वर्चुअल नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कह सकता आपको लाइए हम इटली दिखाएं आज आपके स्क्रीन पे, तो आपके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं यूट्यूब पे जाके खुद ही देख सकता हूं। वो जो टूरिज्म का मजा है, वो टूरिज्म बिना फिजिकल मूवमेंट के वो नहीं आ सकता। तो होटल, टूरिज्म, एविएशन, मैं समझता हूं ये फ्रंट लाइन में अगर हिट हुई है तीनों इंडस्ट्रीज, तो ये तीनों इंडस्ट्रीज हैं, और इन तीनों को ही सबसे ज्यादा वक्त लगेगा रिकवर करने में। तो मेरी सलाह यह है टूरिज्म इंडस्ट्री को कि जहां जहां जो टूर सेक्शन से जुड़ा हुआ है, 5.5 करोड़ लोग इसमें रिक्रूटेड हैं, और बिल्कुल ठीक कहा गोयल साहब ने कि करीब 3 से 4 करोड़ लोगों की नौकरी इस समय खतरे में है। तो मेरी सलाह यह है टूरिज्म इंडस्ट्री को कि या तो अपने खर्चों को वो 1 साल के लिए बिल्कुल ही कट डाउन कर दें, वेट ना करें। एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोल रहा हूं कि खर्चों को कट करने की इंतजार मत करें कि शायद सरकार को अनाउंसमेंट करेगी, क्योंकि अगर सरकार ने अनाउंसमेंट कर भी दी तो भी आपको लोगों को बुलाने में, लोगों को घर से निकालने में वक्त लगेगा। खर्चों को कट करें, या टूरिज्म इंडस्ट्री को कुछ टाइम के लिए कुछ और बिजनेस भी एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसको हम मैनेजमेंट में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, कि आपको कुछ थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। विपिन, आपको एक मजेदार बात बताता हूं, इसी से संबंधित है। वो ये कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस दौरान में, हालांकि मैं टूरिज्म इंडस्ट्री को करने को नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा कि सारी दुनिया ऐसा लग रहा था कि मास्क का, पीपी किट्स का और ग्लव्स का, सैनिटाइजर्स का बिजनेस करने लग गई। यह दिखला रहा था कि हमारी जो भारत की जनता है वो कितनी क्रिएटिव और कितनी जल्दी ऑल्टरनेट ढूंढती है। तो मुझे लग रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री को, मैं ये तो नहीं कह रहा मास्क का बिजनेस करिए या सैनिटाइजर, कुछ हो सकता है कर भी रहे होंगे और कर भी रहे हैं, सैनिटाइजर का बिजनेस करिए, कि जो कंटेम्परेरी बिजनेस है, मुझे लग रहा है बिजनेस शिफ्ट करने का इस समय मैं सलाह दूंगा, बजाय इसके कि 1 साल आप घाटा सहते रहें और आप कुछ ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ जगह जहां गुंजाइश नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, चेंज करने का स्कोप नहीं है, वहां यही होगा कि घाटा सहने वाली लाइन से आपको हटके कुछ और दूसरी चीज सोचनी होगी। चलिए हम यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे जितने इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव है हम उनसे पूछेंगे कि अब क्या वो सरकार की तरफ देख रहे हैं, क्या उनकी सरकार से कोई डिमांड है। बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, किसी को डायरेक्टली किसी को इनडायरेक्टली बेनिफिट उससे हो सकता है, लेकिन क्या कोई उनकी पर्टिकुलर डिमांड है कि इतना उनके लिए कर दिया जाए ताकि तमाम लोग जो रोजगार से जुड़े हैं वो बच जाएं। और एक बड़ी बात यह भी होगी कि आप कितने भी अल्टरनेटिव अपना लें, लेकिन जो बीच का गैप है, जितने दिन तक आपको सस्टेन करना है, बहुत सारे लोग शायद उस गैप को फुलफिल करने की स्थिति में नहीं होंगे, इसलिए उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स, यानी ऐसे सेक्टर्स की जो लॉकडाउन के चलते बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, चाहे वो आपके घर के नीचे वाली बार्बर शॉप हो, चाहे घर के नीचे वाला पड़ोस वाला रेस्टोरेंट हो, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो, तमाम ऐसी चीज़ें, या फिर वो सिनेमा जहां आप रेगुलर पिक्चर देखने जाते थे, उनके लिए मुश्किलात अभी भी हैं और आने वाला वक्त भी आसान नहीं होगा। तो आज हम उन्हीं की बातें कर रहे हैं और उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं। तो चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अब ये कार्यक्रम का वो वक्त है जब हम इन सभी सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव से जानेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनके लिए सरकार करे, क्योंकि सरकार ने काफी कुछ किया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, इनको कुछ हद तक राहत आई होगी, लेकिन डायरेक्टली इनके लिए क्या किया जा सकता है। जावेद हबीब साहब, आपके सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं और आप
क्या चाहते हैं कि सरकार ये मिनिमम चीजें कर दे ताकि लोगों के रोजगार बचे रहें? देखिए, हम लोग अपने सेक्टर की जो बात कर रहे हैं, ये 90% जो हमारा सेक्टर है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। इसी वजह से जो नंबर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि there are 3 करोड़ सालों इन इंडिया, दैट्स अ ह्यूज नंबर। लेकिन उसमें से काउंट कितनी हो रही है? उसमें से काउंट होती है शायद 50,000 सालों। तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो हमें तो बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। बिकॉज ये जो लोग हैं जो उनके घर चलते हैं, सालों से घर चलते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि उनका क्लाइंट कैसे वापस आएगा। बट मैं सोचता हूँ कि अगर हम उसको एजुकेशन बेस लेके चलते हैं, मतलब हम लोग उसको ट्रेन करना शुरू करते हैं कि अगर एजुकेशन आ जाएगी, होपफुली दे विल ग्रो ग्रेजुअल। बट डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू रियली कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट अस सो मच, बिकॉज कौन इसके बारे में बात करेगा? हम बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, मूवीज की बात कर रहे हैं, इट्स ऑल ऑर्गेनाइज, बट हमारा प्रोफेशन तो ऑर्गेनाइज है ही नहीं। और गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करेगी? एक छोटी सालों को जाके सपोर्ट करेगी? तो आई थिंक उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यस, स्किल इंडिया कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वेरी बिग रोल नाउ। एंड जैसे हम लोग स्किल इंडिया में जाते हैं, आई थिंक वहां से फंडिंग मिलेगी, वहां से एजुकेशन मिलेगी, एंड हो सकता है 2-3 साल के अंदर आई थिंक दे ऑल कैन स्टैंड अप अगेन ऑन देयर फीट। अदरवाइज नॉट इजी। एक चीज मानना पड़ेगा कि हर 500 सर के ऊपर एक बाबर होता है। इससे पता चलता है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और शायद हम लोग सोच नहीं पा रहे। हम लोग बात करें कि हम लोग इतनी बड़ी कंट्री के इतना बड़ा नंबर 2 नंबर 3 हैं, बट आई एम सेइंग 3 करोड़ पीपल, 3 करोड़ सालों मल्टीप्लाई बाय 3, दैट्स अ ह्यूज नंबर। आई थिंक हमें गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, और वो कैसे सपोर्ट चाहिए? आई थिंक स्किल इंडिया हैज टू कम फॉरवर्ड, एजुकेशन दे, फंडिंग दे, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे और तभी हम लोग अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। जी, अच्छा सुझाव है आपका। थोड़ा लॉन्ग टर्म है, लेकिन अच्छा है कि आप ठीक है इमीडिएटली जो राहत दे सकते हैं, लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म में अपने पांव पे खड़ा होने के लिए मदद जरूर करें। जोरावर साहब, नेक्स्ट टू बी प्रिसाइज इन द लाइन इज रेस्टोरेंट, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में बाबा शॉप से या सलॉन्स है, रेस्टोरेंट भी लगभग हर कॉलोनी में, हर स्ट्रीट में उतने ही होते हैं। बहुत सारे लोग फूड पे डिपेंड करते हैं। आपकी भी इंडस्ट्री लगभग वैसी है, जहाँ आधा हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड है। बहुत सारे स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं और बहुत सारे छोटे रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट, फाइन डाइन, बहुत लंबी लिस्ट है। आप क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह की मदद चाहते हैं? देखिए, जैसे जावेद साहब ने बोला कि काफ़ी लार्ज परसेंटेज जो हमारी इंडस्ट्री का है वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे मैंने आपको बोला था 4.5 लाख करोड़ का जो हमारा इंडस्ट्री है, उसमें से सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर इज 1.75 लाख करोड़। तो बाकी जो अमाउंट है विच इज़ 2.25 लाख करोड़, मोर देन हाफ एक्चुअली अनऑर्गेनाइज्ड है। मेरे ख्याल से एक तो मैं बोलना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट ने पैकेज बनाया है, काफ़ी सेक्टर्स की बहुत मदद हुई है। डायरेक्टली इस वक्त ट्रैवल या F&B के बारे में कुछ स्टिमुलस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमारी एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, एक हम्बल सबमिशन है कि हमारी इंडस्ट्री को ज़रूर देखा जाए। लाइक आई सेड, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया, और हमारा बड़ा ही कैश फ्लो डिपेंडेंट बिजनेस है। तो एक महीना भी अगर आपका कैश फ्लो जीरो हो तो पूरे साल के प्रॉफिट्स तो जाते ही जाते हैं, आप इनफैक्ट पूरे साल के लिए घाटे में चले जाते हैं। बहुत ही कैश फ्लो डिपेंडेंट है, बहुत हाई रिस्क रेट है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट, सबसे ज़्यादा जो रिस्की बिजनेस रेस्टोरेंट मानी जाती है, वेयर 90% फेलियर रेट। तो एक ही साल के अंदर 10 में से 9 रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। तो हमारी जो थोड़ी सी विशेज़ हैं, जो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट प्लीज़, गवर्नमेंट के जो हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इनफैक्ट हमारी एक छोटे से एक ग्रुप ने उनसे एक वीडियो कॉल भी करा था कुछ दिन पहले, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सुना। तो हमारी जो थोड़ी सी डिमांड्स हैं वो बेसिकली आर टुवर्ड्स 3 or 4 मेन थिंग्स। सबसे ज़रूरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट कवर फॉर एम्प्लॉयज़। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। हमारी पूरी इंडस्ट्री इस बात से बिल्कुल ही क्लियर है कि नंबर 1 प्रायोरिटी जो हम सपोर्ट चाहते हैं इज़ फॉर लॉकडाउन कवर फॉर एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड चीज़ जो हमारे को चाहिए इज़ रेस्टोरेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए, हमारी एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी 12 से 13% मार्जिन होती है। अब हमारा GST का जो इनपुट है, वो जब GST अनाउंस हुआ था 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, तब हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट हटा दिया गया। और कोहली साहब इस बात को जानते होंगे, बिकॉज काफ़ी सारे लोग ने उनको इस चीज़ के लिए अप्रोच करा होगा। लेकिन जो मार्जिन बची थी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से वाइप आउट ही हो गई। मतलब कोई बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बची ही नहीं। तो अगर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस आता है तो एटलीस्ट सर्वाइवल की चांस इन द लॉन्ग रन हमारे पास बनती है। थर्ड चीज जो हमारे को चाहिए इज वर्किंग कैपिटल सपोर्ट। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त जीरो या नो लिक्विडिटी है, ऑलमोस्ट जीरो या जीरो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी है नहीं, लोग तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, लोग रेस्टोरेंट फिर से चालू करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। क्लीनिंग करनी होगी, कोहली साहब ने बोला रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी प्लान्स में डाला है, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि हम सेफ हैं, इन सब में पैसा लगता है। तो हम वी डेफिनेटली
need working capital support. Zero interest और zero collateral loans are very important at this point in time. अगर उस तरह का कुछ सपोर्ट आ जाए तो वो भी बहुत हमारे लिए जरूरी हो सकता है. ई कॉमर्स की जो पॉलिसीज है हमारी, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है. ये जो एग्रीगेटर्स हैं, जोमेटो, स्विगी, आप कह रहे थे डिलीवरी के बारे में, देखिए डिलीवरी किसी भी रेस्टोरेंट के लिए 15-20% से ऊपर नहीं होती, और जितना लॉस अभी हमारा डाइनिंग में होने वाला है, जितनी भी डिलीवरी आप कर लो वो उस लॉस को कवर नहीं कर पाएगा. तो जो एग्रीगेटर है वो बहुत incredible amount of commissions charge कर रहे हैं, which are not affordable. The restaurants cannot function. ठीक है. 15, 20, 25% वो उनको कम करना चाहिए. ठीक है सर, नोटेड वैलिड है आपकी चीजें जो आप मांग रहे हैं कि इस इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, ये आप टैक्सेस की बात हो या एक डायरेक्ट सपोर्ट की बात हो, वो सरकार तक जरूर जाए, और हमें लगता है इस माध्यम से जा भी रहा होगा. जैसे आपने कहा कि आपने वित्त मंत्री साहिबा से बात भी की है इसके बारे में. मैं सुभाष जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि अब समय मेरे पास ज्यादा बचा नहीं. सुभाष जी, आप तो क्योंकि एसोचैम को भी रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारी कॉर्पोरेट बॉडीज उसमें शामिल है, बड़ी इंडस्ट्री वहां पर एक प्लेटफॉर्म है, तो आपकी कलेक्टिव, चाहे आपकी इंडस्ट्री के लिए तो है ही, लेकिन आपकी कलेक्टिव डिमांड क्या होगी सरकार से अगर टूरिज्म सेक्टर को पूरा बचाना है? देखिए, टूरिज्म सेक्टर अगर बच जाएगा तो पूरी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, क्योंकि चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हर सेक्टर को, तो सबसे पहले तो मैं 2 पॉइंट्स आपको क्लियर करना चाहता हूं और आपके जितने भी दर्शक हैं उनके लिए भी, कि एक चीज आप दिमाग से निकाल दें, ये कोरोना वायरस जो है ये बड़ा वीक वायरस है. इससे 60% ज्यादा पावरफुल था इबोला वायरस, और ये वायरस कोई हवा में नहीं आता. ये अगर आप स्पिट करोगे, जो इन्फेक्टेड आदमी है उसके थूक से या उसने कहीं पे थूका उसको टच करने से, तो एक तो आप ये चीज निकाल दें कि ये जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस है वो इससे ज्यादा डेंजरस है, पर ट्यूबरक्लोसिस के हम साथ जी रहे हैं. आप अफ्रीका में जाएंगे तो वहां से आपको येलो फीवर के वैक्सीनेशन के साथ आना पड़ेगा. इसलिए आप एयरलाइंस को सैनिटाइज कर दें. एयर कंडीशनिंग से ये वायरस नहीं फैलेगा, ये गलत हवा है. ये जब तक कोई इन्फेक्टेड आदमी वहां खांसे या वो करे उसके लिए नहीं, बिल्कुल सही है सर, लेकिन मैं क्योंकि समय कम है, क्विकली अगर आप डिमांड बता पाए आपकी. डिमांड्स हमारी वही हैं जो रेस्टोरेंट वालों की हैं, कैश फ्लो की, और हम चाहते हैं कि 10 साल का हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए और पैसा हमारी जेब में डाला जाए, क्योंकि 20 लाख करोड़ जो है, अगर आप सारी वर्किंग पॉपुलेशन को 1-1 करोड़ देंगे तब भी बहुत है. पर मुझे समझ नहीं आया इसमें से एक नया पैसा तो हमारे पल्ले पड़ा नहीं. तो ये 20 लाख करोड़ का ये जो आई वॉश है, इसका नहीं, इसीलिए सर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए कि जो सेक्टर्स वंचित रह गए उनकी भी डिमांड्स वापस वहां पहुंचनी चाहिए. अर्जुन निजवान साहब, आप लोगों की एक साल के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री को, एविएशन इंडस्ट्री को, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को टैक्स हॉलिडे दिया जाए, और 10 साल में 5 साल कम से कम इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, और इंटरेस्ट सब्सिडी करे टूरिज्म मिनिस्ट्री, जिसके पास कई हजारों करोड़. जी ठीक है सर, पॉइंट नोटेड सर. अर्जुन क्विकली, क्योंकि समय हमारा थोड़ा कम रह गया. जी, ये रहेगा, जो हमारी केटरिंग इंडस्ट्री है वो $1.3 बिलियन इंडस्ट्री है, जिसकी CAGR अगर आप देखेंगे तो 20% है ऑन अ ईयरली बेसिस. 2% अगर आप लेके चलेंगे पूरे F&B बिजनेस का है, और हमारे काफी लोग एम्प्लॉय करते हैं जो वैसे एम्प्लॉयबल नहीं है. जो सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम है हमारे ट्रेड में वो है हंगर का. जितने लोग जो अनएम्प्लॉय हो गए हैं इसकी वजह से, उनका हमको ख्याल रखने का हेल्प करना चाहिए. जो हमारे टैक्सेस ड्यू हैं, जिनको हमें वापस पैसे मिले नहीं, वो हमको देने चाहिए. एंड उसके बाद हमको ये पूछना चाहिए कि आप बताइए मुझे कि आप लोग कैसे बिजनेस हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया जो है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, एंड इट्स अ लैंड जहां आपको सेलिब्रेट जरूर करना होगा. तो आपको ये इंडस्ट्री जरूर पुश करनी पड़ेगी. जैसे कोहली साहब ने भी मेंशन किया, और सब इस बात को एको करेंगे कि पार्टी में जब तक खाना नहीं होता वो पार्टी कंप्लीट नहीं होती है. बिल्कुल, तो हमको जरूर हेल्प करनी चाहिए कि हमारा जो ड्यू है हमको वापस मिले, और अगर हमको वो थोड़ा लोन दे पाए थोड़े अच्छे इंटरेस्ट रेट में, वो हमारे लिए बेहतर होगा. बहुत बढ़िया, पॉइंट नोटेड. पुष्पराज साहब, इन लास्ट आपकी डिमांड्स. 2-3 डिमांड्स है. पहली तो है कि मिनिमम 1 साल के लिए सिनेमा टिकट्स का जो GST है वो कंप्लीटली माफ कर दिया जाए, जिससे पब्लिक भी अट्रैक्ट हो सकती है टिकट प्राइसेस के लिए. दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी रेट्स सिनेमास के कम कर दिए जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हमारा सबसे बड़ा आउटगोइंग है, इवन मोर देन सैलरीज. तो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स नीड टू बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज वी आर पेइंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी रेट्स राइट नाउ. और तीसरी जो है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस भी अगर
2 सालों के लिए माफ कर दिया जाए तो ना मल्टीप्लेक्सेस और उनके साथ सिंगल स्क्रीन को भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और अगर मिनिमम वेजेस का भी कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल जाए तो फिर सर्वाइव करने में थोड़ा सा असिस्टेंस मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। तो कोहली साहब सिर्फ 60 सेकंड रहेंगे आपके कमेंट के लिए मेरे पास। क्विकली एक कमेंट, आपने सबकी डिमांड सुनी, लगभग टैक्स हॉलीडे सबको चाहिए, थोड़ी कैपिटल मदद भी चाहिए और कुछ सुविधाएं, कुछ इंसेंटिव्स। जी हाँ, बिल्कुल। एक शेर है विपिन, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। ये मैं अगर सरकार के शूज में जाके बोलूं तो वो ये बोलेगा, वो कहते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है साहब एमएसएमईज के लिए, उसमें से 3 लाख करोड़ है। तो जितने भी इंडस्ट्रीज यहां पर बैठी हैं उसमें जो एमएसएमईज हैं वो बैंक में बिना कोलैटरल के जाके आप लोन ले सकते हैं। बहुत बड़ी एक सुविधा दी गई है। परंतु जैसा मैंने कहा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, ख्वाहिश तो है और बिल्कुल, पर मैं समझता हूं सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं। एक फिस्कल लिमिटेशन है, आप उससे बढ़ के जितना मुझे लग रहा है सरकार कर सकती थी उसने किया है, पर उम्मीद अभी है, पूरा नहीं किया है। मैं ये मानता हूं जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनकी बिल्कुल जायज है डिमांड। और इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात करी, पर वो पहले 12% था, 5% कर दिया गया, आईटीसी नहीं मिलता। खैर चलिए, वो एक अलग डिबेट का विषय है। पर हाँ, आपकी आवाज आज आवाज अड्डा के जरिए विपिन सरकार के उन कॉरिडोर तक चलिए, हम जोर से पहुंचाते हैं कि वो वहां जाके पहुंचे और वहां गूंजे और उनके कान में शायद सबके लिए कुछ ना कुछ निकल के आए। जरूर, यही उम्मीद हम करेंगे। और मैं एक तसल्ली सभी लोगों को और दिलाना चाहता हूं कि देखिए, आफ्टर ऑल तो ये एक कस्टमर और रिलेशनशिप वाला बिजनेस है। तो जितने भी लोग हैं जिनसे मेरी भी बातचीत होती है, चाहे वो बार्बर शॉप पे जाते हो, रेस्टोरेंट पे जाते हो, टूरिज्म थोड़ा दूर फार ऑफ हो जाता है, लेकिन सबने कहीं ना कहीं कोशिश की है कि ऐसे तमाम लोग जिनसे वो जुड़े हैं, छोटी दुकानें कहीं, उनसे किसी न किसी माध्यम से संबंध बना के रखें और उनकी इस वक्त में मदद करें। हालांकि मदद नाकाफी हो सकती है, देखना हमें सरकार की तरफ ही पड़ेगा, जिसके लिए आज आप लोगों ने अपनी डिमांड्स यहां पर रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलते हुए भी राहत के काम रुकेंगे नहीं। पैकेज आ गया अलग बात है, लेकिन एक एक सेक्टर की बात सुनते हुए सरकार आगे भी कुछ कदम उठाएगी। लेकिन फिलहाल हम आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि आप सब लोग भी डटे हुए हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। यहां से आगे चैलेंजेस हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम सब इस चैलेंज को पार करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।